मैंने एक न्यूमेरिकल की जो सीरीज स्टार्ट करी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स, कल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल मैंने डाला था, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब हम पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 3 चार्जेस 1 into 10 to the power -9, 2 into 10 to the power -9, 3 into 10 to the power -9 coulomb placed at corners of equilateral triangle. Side of equilateral triangle 100 centimeter है. We have to calculate potential at a point which is equidistant from 3 corners. That means we have to calculate it at O. These are the 3 charges: 1 into 10 to the power -9 coulomb, 2 into 10 to the power -9 coulomb, 3 into 10 to the power -9 coulomb, and we have to find out the potential which is existing because of the charge at the O. हमने इस पे ट्राइंगल को ड्रॉ किया। मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको निकाल के दूंगी और फाइनल जो फॉर्मूला हमारे को मिल जाए उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पर Q1, Q2, Q3। अब आप ये चीज और देखना, यहाँ पर मैंने जो Q1 लिया है दैट इज 3 into 10 to the power -9। 10 to the power -9 होता है नैनो कूलम। हमने इसको 10 की पावर -9 क्यों लिया है, उसका एक रीजन है, क्योंकि 1 कूलम्ब का चार्ज को होल्ड करने के लिए हमको बहुत बड़ा कैपेसिटर चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी कूलम्ब जब हम चार्ज को लेते हैं तो हम नैनो में, माइक्रो में, पिको में, फेम्टो में ऐसे लेते हैं। 10 की पावर हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, Q1 ले लिया हमने। Q2 हमारे पास था, Q2 है 1 into 10 to the power -9 और Q3 हमारे पास है 2 into 10 to the power -9। ये सारा कूलम्ब है और जो L हमने यहाँ लिया हुआ है उस L की वैल्यू है हमारे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस ट्राइंगल को लिया है। अब आपको अगर पोटेंशियल निकालना है O पर, तो दैट मीन्स ये जो O पॉइंट है ये A, B और C या P, Q और R उन सब से इक्विडिसेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम PO, OR और OQ की एक वैल्यू निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं POS और ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये एंगल आप मुझसे पूछेंगे 30 डिग्री का आपने कैसे लिख दिया, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। बट आपको ये समझना चाहिए कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का टोटल एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, और जब ये एंगल 60 डिग्री का है तो हम जो PO लेंगे वो एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मेट में आएगा, और अगर एंगल बाइसेक्टर में आएगा तो ये एंगल SPO हमारा 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके हेल्प से हम PO की वैल्यू निकालेंगे। तो PO की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये L/2 गिवन है, क्योंकि ये पूरी जो लेंथ है L है, तो ये लेंथ हमारी L/2 हो जाएगी। ठीक है, OS हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास PS है, तो हम PS के टर्म्स में PO को कैसे निकालें। अब एक ये पॉइंट आपके दिमाग में आएगा। आप देखो, हमारे पास बेस है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन हमें कहाँ मिलता है, cos थीटा में। तो आप क्या लिख सकते हो उसको, cos थीटा इक्वल टू PS अपॉन PO, मीन्स cos 30 डिग्री इक्वल्स टू PS अपॉन PO। cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है √3/2 होती है और PS की वैल्यू हमारी L/2 है और PO हमको मालूम करना है। PO हमको मालूम करना है। तो फाइनली हम आगे बढ़े और हमने PO की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। PO की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास L/2 तो था ही, PO क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ चला गया और ये √3/2 इसमें डिनोमिनेटर पे चला गया, क्योंकि एज इट इज ये शिफ्ट होगा डाउन। ठीक है,
ये आपका L/2 था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास √3/2 है, ओके। यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है PO की, वो हमें निकालना है। अब अगर हम PO की वैल्यू इसमें निकालते हैं तो हमारे पास हो गया ये PS अपॉन PO इक्वल्स टू √3/2। यहाँ पर जो PS की वैल्यू है उसको हम L/2 लेंगे, PO हमारा नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा √3/2, ठीक। इसको और आप ले लो आगे, तो ये हो जाएगा आपका L/2 इंटू L/2 था 2/√3 इक्वल्स टू PO आपका मिल रहा है। फाइनली आपके पास ये बचेगा L/√3 इक्वल्स टू PO। क्लियर? L/√3 इक्वल्स टू PO। जो ये कॉन्सेप्ट लिया है हमने, इससे हमने PO की वैल्यू निकाली, तो ऑब्वियसली आपके पास PS की वैल्यू और इक्वल्स टू बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब जब ये बराबर आ गई तो अब हमारे पास क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ठीक है ना। हमको निकालना है B1, हमको निकालना है B2, हमको निकालना है B3। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन PO, 1/4πε0 Q2 अपॉन RO और 1/4πε0 Q3 अपॉन Q1 के साथ आपका OQ है, Q2 के साथ आपका PO है और Q3 के साथ आपका RO है, ठीक। चूंकि ये वेक्टर सम होता है, ना, तो हम वेक्टर सम निकालेंगे, सॉरी अलजेब्राइक सम होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 1/4πε0 इंटू, चूंकि अब ये बराबर है PO इक्वल्स टू RO इक्वल्स टू OQ, तो हम इसको लिख लेंगे L/√3 और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 1 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻³ प्लस 3 × 10⁻⁹ ये हम लिख लेंगे। अब आपके पास क्या हो गया, √3/4πε0L इंटू 10⁻⁹ 1 प्लस 2 प्लस 3। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आपको फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा, ओके, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारे पास आया है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अब आपको क्या करना है, L की जगह आप L की वैल्यू रख दो, वो कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम उस 100 सेंटीमीटर को कैलकुलेट करते हैं तो 100 सेंटीमीटर मीन्स इट इज कमिंग √3 इंटू 1, 100 इंटू 10⁻⁻², ठीक है ना। ये आपका 4πε0 है, 10⁻⁻9 है, ये आपका 100 इंटू 10⁻⁻² है और यहाँ पे बच रहा है आपके पास ओनली 6। आई होप कि इतना मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। बेसिक मेथड में जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि हमको कैलकुलेशन का सिंपलर फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। मेन चीज है, आपको पहले आपने इसमें वैल्यू निकाली है OP की, क्योंकि हमें जो मेन इसमें जो था वो यही निकालना था। इसको निकालने के बाद V1 V2 अलजेब्राइक सम है। अगर ये अलजेब्राइक सम है तो B = B1 + B2 + B3 हो जाएगा। अब B1 + B2 + B3 अगर हम लिखते हैं तो इसमें आप देखिए 1/4πε0 और डिस्टेंस ये कॉमन निकल के आएगा,
और अगर ये कॉमन निकल के आएगा तो हमने इसको कॉमन निकाला है, उसके बाद हमारे पास 10 की पावर -9 भी कॉमन निकल के आएगा। अब ये 1 + 2 + 3 बचा। अगर हम इसको फाइनली ऐड करते हैं तो हमको एक फाइनल रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप कैलकुलेशन करो, थोड़ा सी मेहनत आप भी करो, थोड़ी सी मेहनत हम भी करेंगे। जो लॉजिक है वो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फिजिक्स में उतना एसेंशियल नहीं है। आपका कैलकुलेटिव पावर फास्ट होना चाहिए अगर आप IIT JEE को क्रैश करने की कोशिश में हैं। ठीक है, बट उसके साथ साथ आपका लॉजिक भी 100% स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ लॉजिक से चलती है, कैलकुलेशन से नहीं चलती। आपको मैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाने के लिए बता रही हूँ, वो भी पोटेंशियल पर बेस्ड है। जो ये मैं क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, NCERT का इंटेक्स एग्जाम्पल है, प्लस उसके अलावा एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के लिए बेस है। ठीक है, इधर पर हमको निकालना है अब वर्क डन। ठीक, अगर हमको वर्क डन निकालना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर वर्क डन का कोई फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने नहीं पढ़ा है। वो इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ रहे थे तो चार्जेस एट रेस्ट थे, और चार्जेस एट रेस्ट थे ट्रांसफर हुए हैं, है ना। तो वी हैव टू जस्टिफाई दैट सम टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड देयर, और अगर हम किसी भी मेथड से उस एनर्जी को, जो स्टोर्ड एनर्जी है, उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमको वर्क डन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, now the question follows like this: a square PQRS with side A, and on each side of that square we are having 4 charges. Okay, the charges are there in the diagram, -q, +q, -q and +q respectively. Now what we have to do, we have to find out the total amount of work done in bringing a charge. Okay, in bringing a charge and setting this configuration. Okay, and setting this configuration. Now you see, we are having one square, all sides are equal, here A and A. जो कॉर्नर है हमारा -q, दूसरा जो कॉर्नर है उस पर हमारे पास +q, तीसरा जो कॉर्नर है उसके पास हमारे पास फिर -q, चौथा जो कॉर्नर है उसके पास फिर +q, और हमने इसको PQ RS, हमने इसको 4 पार्ट्स में 4 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, 4 वर्टेक्स ऑफ आवर स्क्वायर. Now these 4 charges are to be set at these 4 points P, Q, R, S, and we have to, हमको इस पूरे अरेंजमेंट को एग्जिबिट करना है. अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट P से. तो जब हम इस पॉइंट P पर चार्ज को लेके आए तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमने W1 वर्क किया. जब हम चार्ज Q पर, जब Q पॉइंट पर हमने स्क्वायर तो बनाया है, चार्ज पॉइंट Q पर हम -q को लेके आए तो हमने W2 वर्क किया. जब हम R पर वर्क को लेके आए तो हमने W3 वर्क किया, और जब हम S पर कोई चार्ज को पोजीशन कर रहे हैं जो गिवन चार्ज है उस पर हमने W4 वर्क किया. अब ये जो वर्क हमने किया है, ओके, वो जो वर्क किया है वो हमने जैसे ही जो वर्क किया, जैसे ही हमने इन चार्जेस को यहाँ प्लेस किया है, हमारा जो वर्क है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. तो अगर हमको वर्क डन निकालना है तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ले लें तो हमको टोटल अमाउंट ऑफ
मिल सकता है, ठीक है। मतलब या तो हम u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 कर दें, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क स्टोर्ड मिल जाएगा आपको, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड मिल जाएगा। जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसके पास उतना ही हमें काम करना है, एज पर एनर्जी वर्क एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो हम u1 u2 u3 u4 पे आ गए। अब अगर हमें u1 निकालना है तो इन द बिगिनिंग there was nothing in the, suppose this is our plane, we can hide this part, this is our plane, ये हमारा एक क्षेत्र है जिसमें हमको चार चार्जेस है। जब हम पहला चार्ज यहाँ प्लस क्यू लेके आए थे तो वेदर वी हैव टू डू सम वर्क, क्या हमें कुछ काम करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। वहां जब कोई चार्ज ही नहीं है तो वहां किसी प्रकार का अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा ही नहीं। जब अट्रैक्शन और रिपल्शन है ही नहीं तो अगेंस्ट फोर्स ओनली वी कैन डू द वर्क। जब वहां कोई फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वर्क डन ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। तो अपना जो W1 है वो हो गया जीरो। W1 U1 it will be converted to zero. Now what we have done, we are having already a plus q charge here and we have to bring minus q charge and we have to position this minus q charge at distance a। हमको जो एक चार्ज हमने रखा था जब लेके आए थे तो वहां कोई दूसरा चार्ज नहीं था। इस प्लस q चार्ज को जो हमारा p पॉइंट पर हम लेके आए हैं उस समय रखते समय वहां पर किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स नहीं था। when there was no force, work done depends on force। तो जब फोर्स नहीं है तो वर्क डन हमारा जीरो हुआ। अब जब वर्क डन जीरो हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो हो गई। तो U1 हमारा जीरो आया। अब हम U2 पर चलें। U2 पे जब हम चलेंगे तो हमको कैपिटल Q पर माइनस Q चार्ज को लेके आना है और उसको कहाँ रखना है? A डिस्टेंस की दूरी पर। तो जब हम U का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन A, ये हमारा हो जाएगा U2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन A, ये फॉर्मेट आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब इस फॉर्मेट को निकालने के बाद हम पहुंच जाएंगे और ये भी Q1 Q2 के फॉर्मेट में आएगा। तो एक Q और हमारा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपका माइनस Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 A। ये जब हम चार्ज Q पर लाकर पोजीशन किया है। अब हम इसके बाद चले, हमको अब यहाँ पर एक थर्ड चार्ज लेके आना है, वो है प्लस Q और इसको लाना है हमें R पे। लेकिन जब हम थर्ड चार्ज लेके आए तो उसको दोनों तरह से फोर्स है। इधर से जो प्लस Q जो माइनस Q पे जो Q पर माइनस Q चार्ज रखा है वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम जो P पर प्लस Q चार्ज रखा है वो इसको रिपल करने की कोशिश कर रहा है। आपको समझ में आया? तो उसके पास इतनी एनर्जी होना चाहिए, इस प्लस Q के पास इतनी एनर्जी होना चाहिए कि वो इन दोनों फोर्सेस को ओवरकम करके अपने आप को वहां लोकेट कर पाए, क्योंकि हमको ये चार्ज यहाँ पर रखना है। समझ में आया? अभी आप देखो जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये भी A है लेकिन ये A√2 हो जाएगा। ये आपका जो PR है वो पाइथागोरस थ्योरम को लगा के आप निकाल सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो आपको PR की वैल्यू A√2 मिल जाएगी। कैसे? अगर आपको ध्यान है तो a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा A√2। इस तरीके से हम इन PR के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब हमारे पास ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q प्लस Q अपॉन A।
प्लस, ये हमारा प्लस क्यू के कारण है। फिर हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू अपॉन ए रूट 2। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2। ये आएगा जब हम चार्ज को आर पोजीशन पर लोकेट करने की कोशिश करें, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी होना चाहिए, तभी तो वो दोनों फोर्सेस को बर्दाश्त करके टॉलरेट करके अपनी जगह सुनिश्चित कर पाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक दुश्मन इधर है और एक दुश्मन इधर है, दोनों से आपको लड़ना पड़ेगा, तब आप अपनी पोजीशन हैंडल कर पाओगे। यहाँ पर भी इसको दो लोगों को कन्विंस करना है, तब वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाए। हम इधर आ गए, इसका जो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर और ए, ये सब हमने कॉमन निकाला। यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर प्लस क्यू था, 1/√2 माइनस 1 हो रहा है या नहीं? ठीक है, अब हम आ जाएं, लास्ट वाला पार्ट है, that is position we are having S. This is coming as W4 and this will be coming as U4. अब जब हम इस पोजीशन पे आए, इस चीज को हम रब करेंगे। ठीक है, अब हमें जो लास्ट चार्ज है वो कहाँ लेके आना है? एस पोजीशन। अब उसको एस पोजीशन पे अपनी जगह बनाने के लिए पी को देखना पड़ेगा, इस क्यू को देखना पड़ेगा, इस आर पर जो है उसको देखना पड़ेगा। तो फाइनली आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू माइनस क्यू अपॉन ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन ए। ये सेंट, ये फिर हो जाएगा ए रूट 2। फिर हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपॉन ए रूट 2। आप देखिए जो मैंने फर्स्ट वाला पार्ट करवाया है, ठीक है, वो P के कारण है, जो सेकेंड वाला यहाँ फॉर्मूला लिखवाया है वो R के कारण है, और जो थर्ड वाला फॉर्मूला लिखवाया है वो Q के कारण। ठीक, ये जो फाइनली आपका पार्ट आएगा, दैट मीन्स व्हेन वी आर कमिंग टू S, that is W4 equals to U4 equals to 1/4 pi epsilon 0 Q square upon A। ये तो फाइनली Q स्क्वायर इसमें भी आएगा, Q स्क्वायर इसमें भी आएगा, Q स्क्वायर इसमें भी आएगा, और A भी सबके साथ है, 1/4 pi epsilon 0 भी सबके साथ है। तो हमने इन सबको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपके पास बच रहा है माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1/√2। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ -1 बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर -1 बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ 1/√2 प्लस में बचा है। तो आप चाहें तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए, इसको हम ले सकते हैं 1/√2 माइनस ऑफ 2।
ये आपका U4 आ जाएगा। अब आप फाइनली देखिए हमारे पास अब आ गए हैं 4 पार्ट्स। U4 हमारे पास एक तो ये आ गया, ठीक है। U1 हमारे पास आया था 0, U2 हमारे पास आया है -q² अपॉन 4πε0a और U3 हमारे पास आया है 1/4πε0 q² अपॉन a 1/√2 -1। इसको भी आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। अब ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। इन चारों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हम करेंगे ऐड, हम इन सबको ऐड अप कर लेंगे। टोटल दैट इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्राइकली एडेड होगी, तो एल्जेब्राइकली एडेड होगी तो हमको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप देखो ये हो गया 0, ये हो गया आपका q² अपॉन 4πε0 -1। फिर हमारे पास आ गया U3, U3 हमने निकाला है 1/4πε0 q² अपॉन a, ये आया है 1/√2 -1। फिर हमारे पास आया था 1/4πε0 q² अपॉन a, ये आया है 1/√2 -2। क्लियर? सो फाइनली अब हम इसमें से 1/4πε0 q² अपॉन a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -1 प्लस ऑफ 1/√2 -1 प्लस ऑफ 1/√2 -2। ओके, ये आपका हो गया -4 प्लस ऑफ 1/√2। आप चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन फाइनली आंसर आपका ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट आया है और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी जितनी उसके पास स्टोर्ड है, दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क वाज ऑलरेडी डन टू मेक द चार्जेस स्टोर्ड इन द पोजीशन। और हमको ये इतनी एनर्जी सप्लाई करने के बाद हम इन चारों चार्जेस को किसी भी स्क्वायर के एज पर साइंस गिवन, हम उन चारों चार्जेस को किसी भी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर रख सकते हैं, इवन इफ देयर कैन बी इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस और repulsive forces. So likewise we can solve, and also one more question they have done given there, the if at the center of this charge, if the center of this square we have to bring a plus q charge. Okay, so when we have to bring this plus q charge at the center of the square, you can just imagine here we are having plus q, here we are having minus q, here again we are having the charge which is coming here as minus q, and here again the charges which we have placed, here again we are having minus q. So like that we are having 4 charges, no? So these charges are equidistant, and work done we have to find out, that means we will find out potential per unit charge. Okay, when we are going to find out the potential, that also I will explain here. Whenever we are going to find out the potential here, now this is the total amount of work done in putting a charge at this point, and we know that if we are bringing a charge from infinity to the center of a square,
that means potential per unit charge. So it will become 1, we will take it like this, no, B1 plus B2 plus B3 plus B4 equals to W. Work per unit charge. So Q. That means we will find out W1 plus W2 upon Q plus W3 upon Q plus W4 upon Q. We have to find out only the potential, no, how much work has to be done. अगर हम इसको निकालें तो कैसे निकलेगा? And now you see, if we are finding for this one, B1, okay, this is our 1, this is our 2, this is our 3, and this is our 4th charge. Okay, so with this 2, what we are going to get? V1 we are going to get 1 upon 4 pi epsilon 0 Q. You can find out U1, no problem. U1 भी आप निकालोगे तो भी आपको वैल्यू मिलेगी. Q upon, what was the value here? That is PQ equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q capital Q upon OQ. U3 we will find out 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q capital Q upon OR, and U4 we will find out 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q upon OS. Just imagine these two are becoming positive. What you will get? U1 plus U4 plus minus of U2 minus of U3. Finally, all these terms being they are equal will be cancelled out, and net electrostatic potential energy will become 0, and that's why when we bring a charge at the center of this square, the work done is equal to 0. So you imagine that how we can apply the concept of work done and how we can find out the electrostatic potential energy, and we are working now with, हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर वर्क कर रहे हैं कि जितनी एनर्जी होगी उसके पास उतना ही काम हमको करना पड़ रहा है. या तो हमको चार्जेस को अलग करना है तो भी हमें इतना ही काम करना पड़ रहा है, और अगर हमको कहीं से बाहर से चार्ज को लाकर वहां रखना है तो हमको, लेकिन अगर कोई इस तरह का सिस्टम है जिसके सेंटर पे हमको कोई चार्ज रखना है और वो सिस्टम पे जब हम सेंटर पर चार्ज ला के रख रहे हैं वो डिस्टेंस बराबर है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये कैसे जीरो हो रहा है उसका भी मैं आपको सीधा सिंपल बता देती हूँ. V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R सबका सेम है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2. अब दोनों के देखो आप सारी जगह पर U है ना, सब जगह पर Q1 Q2 सेम है, सब जगह पर R सेम है, सिर्फ साइन डिफर कर रहा है. दो के पास पॉजिटिव साइन है, दो के पास नेगेटिव साइन है. आपस में अगर वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो वर्क डन एट सेंटर, इस चार्ज को यहाँ पर रखने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से जाके वहां उसको रख सकते हैं. क्या मतलब निकल रहा है इस चीज का? हमको कोई काम नहीं रखना, मतलब हम बीच में सेंटर खींचेंगे और क्यू रख देंगे. ये क्यू पे ना कहीं से अट्रैक्शन मिल रहा है ना कहीं से रिपल्शन मिल रहा. जैसे आप उठा के इसको यहाँ रख रहे हो वो अपनी जगह पे आके रखा हो जाएगा. ठीक है ना. तो इस तरह के जो चार्जेस होते हैं जिन पर कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं एक्ट कर रहा है, मतलब वो उस सिस्टम में पहुंच चुके हैं जहां पर सारी कंडीशंस इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि इन दोनों ने आपस में और इन दोनों ने आपस में सब बैलेंस करके रखा हुआ है. सेंटर पे नेट वर्क डन 0 हो जाएगा. ठीक है. फाइनली हम
ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटेक्स एग्जाम्पल भी है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है, और आपके फर्दर जो आप एग्जाम्स फाइट करना चाह रहे हैं फॉर अ ब्राइट फ्यूचर, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा कि हमको यहाँ एक्चुअली करना क्या है। अब हम अगर एक क्यूब ले लें, अब देखो सेम पार्ट इसमें आ रहा है कि हमने एक और क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं, और जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप ये देखिए कि मैं ये थर्ड क्वेश्चन पे जा रही हूँ, ये मैंने सेकंड सॉल्व किया था, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन आगे बता रही हूँ कि हमने एक क्यूब लिया है, ठीक है, हमने एक क्यूब लिया है, ठीक, और इस क्यूब पे का साइड है √3 मीटर। क्यूब है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। इसके पास कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और इसके हर वर्टेक्स पर हमने 8 वर्टेक्स पर एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम रखा, मतलब हर वर्टेक्स पर हम 1 माइक्रोकूलम चार्ज को पोजीशन कर रहे हैं, ठीक। अब जब हमने इसके सारे वर्टेक्स पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज हमने रख दिया, तो अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो एक्सैक्ट सेंटर है, क्यूब का जो एक्सैक्ट सेंटर है, उस पर जो पोटेंशियल है, इन सारे चार्जों के कारण जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो हमें निकालना है, ठीक, एक्जैक्टली एट द सेंटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अभी हम √3 नहीं लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, मतलब इस क्यूब के पास 3 डायमेंशनल फिगर है, एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। तो हम इसकी निकालेंगे डायगोनल, L² प्लस L² प्लस L² इक्वल्स टू लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का रूट जब हम लेते हैं तो हमें किसी भी डायगोनल सॉरी क्यूब की डायगोनल की लेंथ मिल जाती है। हम डायगोनल क्यों निकाल रहे हैं, हम एक्चुअली उसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, किसका, क्यूब का। तो ये आपके पास हो जाएगा L√3, ठीक। तो सेंटर टू वर्टेक्स, सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, L/2 √3, ठीक है। तो मतलब हमको R की वैल्यू मिल गई L/2 √3, R की वैल्यू मिली आपको। अब सारे जो चार्जेस हैं वो सब 1 माइक्रोकूलम है और सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो V निकालेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8, क्योंकि हमारे पास 8 चार्जेस का इन्फ्लुएंस है। बट यू सी द थिंग हैज बीन, ये बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि सारे चार्जेस इक्वल हैं और सारा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इन चार्जेस का भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है तो सब इक्वल हो गया। दैट मीन्स वी आर हैविंग V1 equals to V2 equals to V3 equals to V4 equals to V5 equals to V6 equals to V7 equals to V8। तो अगर हमको नेट पोटेंशियल निकालना है, इसको हम B' मान लें, नेट पोटेंशियल निकालना है, तो नेट पोटेंशियल में तो हम क्या करते हैं, अलजेब्राइक सम ही करते हैं ना। तो अलजेब्राइक सम में अगर हम करेंगे तो सबको ऐड करेंगे तो 8 इंटू B' हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आपको 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन L/2 √3 है,
तो ये आपको नेट पोटेंशियल। अब आपके पास Q 1 माइक्रो कूलम है, L आपके पास √3 था ही, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये एक आपका तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। सिर्फ अब आपके पास पार्ट बचा है इन दोनों चीजों की वैल्यू रखना। आपको नेट पोटेंशियल एट द सेंटर इस क्यूब के मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर लीव कर रही हूं। आपको पूरी टेक्निक मैंने आपको समझा दी। टेक्निक करने के बाद आप इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक, तो फाइनली आज के लिए सफिशिएंट है। फर्दर मैं आपको नेक्स्ट सीरीज जो वीडियो की है वो अपलोड करूंगी। थोड़ा सा आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ न्यूमेरिकल एबिलिटी के हिसाब से ही नहीं, आपके एमसीक्यूज या जो 20% जो आपका 25% जो आपका नॉट 25%, एक्चुअली 40% जो रीजनिंग लेवल आपका बोर्ड एग्जाम में आता है उसके लिए ये बहुत सपोर्टिव है, एनसीईआरटी बेस्ड है। सो हेल्प आउट योरसेल्फ, वर्क हार्ड, स्टडी वेल। थैंक यू।